नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज बैंक में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अपलोड होने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 9th के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है मोशन यानी कि गति। इसी के विषय में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने चारों ओर बहुत से व्यक्ति और बहुत सी वस्तुएं गति अवस्था में होती हैं, चलती हुई दिखाई देती हैं, और बहुत सी चीज़ें हमें एक जगह स्थिर दिखाई देती हैं। तो हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें गति अवस्था में हैं और कुछ चीज़ें स्थिर अवस्था में हैं। तो हम पता कैसे करेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ गति अवस्था में है और क्यों है, और कोई चीज़ विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में क्यों है। तो आइए हम इस बात करते हैं गति अवस्था की। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को हम गति अवस्था कहते हैं। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ होता है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। आप एक पिक्चर में देख सकते हो, दो धावक दौड़ रहे हैं यानी कि गति कर रहे हैं। अगर यहाँ पर पिक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये सूर्य के सापेक्ष अपने स्थान में लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों धावक गति अवस्था में हैं। पक्षी भी यहाँ पर सूर्य के सापेक्ष गति कर रहे हैं, तो ये पक्षी भी गति अवस्था में हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स विरामावस्था की, यानी कि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु की इस अवस्था को हम विरामावस्था कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ के पास एक व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उसकी स्थिति में पेड़ के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यह व्यक्ति पेड़ के सापेक्ष एक अपनी विरामावस्था में है। फ्रेंड्स, कोई एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु के लिए विरामावस्था में है तो वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के लिए गति अवस्था में भी होगी। अगर हम एक उदाहरण समझना चाहें तो एक रोड पर समान चाल से दो कारें बिल्कुल पास पास चल रही हैं, तो वो कारें एक दूसरे के लिए विरामावस्था में हैं, लेकिन वह पेड़ पौधे व अन्य गुजरती हुई गाड़ियों के लिए वो दोनों गाड़ियाँ गति अवस्था में होंगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गति के कुछ प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक होता है रेखीय गति, दूसरा होता है घूर्णन गति, और एक होता है दोलन गति। अब इन तीनों प्रकार के बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप से आगे समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं गति का पहला प्रकार रेखीय गति, यानी कि जब कोई वस्तु किसी सरल या वक्र रेखा पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम रैखिक गति कहते हैं। आप उदाहरण के लिए इस पिक्चर को देख सकते हैं कि एक रोड पर एक कार चल रही है, तो इस समय जो ये कार है वो रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन कर रही है। तो इसी प्रकार हम अपना जो गति का दूसरा जो प्रकार है हमारा घूर्णन गति। तो फ्रेंड्स, हम घूर्णन गति के विषय में देखते हैं कि वैसी गति जिसमें कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर बिना स्थान परिवर्तन किए घूमता हो, तो इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक फैन है जो एक फैन के पर एक दृढ़ स्तंभ से मतलब फिक्स हैं घूर्णन पॉइंट से, और वह उसके चारों ओर कंटिन्यू घूमते रहते हैं, तो इस प्रकार की गति घूर्णन गति कहलाती है। दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो वह भी घूर्णन गति ही करती है।
फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दोलन गति। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम दोलनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इस चित्र में देख सकते हो कि एक लोलक है जो अपनी माध्य स्थिति B के दोनों ओर, यानी कि एक ओर A तक और दूसरी ओर C तक एक समान रूप से गति करता रहता है, तो यह गति दोलन गति कहलाती है। अन्य उदाहरण आप देख सकते हो कि जो पेंडुलम वाली घड़ी होती हैं उसमें जो पेंडुलम की जो गति होती है वह भी दोलनी गति ही होती है। फ्रेंड्स, अब हम गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर बात करेंगे। तो बात करते हैं दूरी। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जो दूरी होती है वह एक सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ना ही शून्य हो सकती है। और यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। जैसे आप देख सकते हैं A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक मार्ग दर्शाया गया है, यानी कि A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में हम जितनी लंबाई तय करेंगे मार्ग की, वह A से B तक की दूरी कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, दूरी कुल लंबाई को हम मानते हैं। अब हम बात करते हैं विस्थापन, यानी एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका जो SI मात्रक होता है वो मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, क्योंकि जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 पॉइंट A और B हैं, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह विस्थापन कहलाती है। आपने पिछले चित्र में देखा कि जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी तय की जाती है दोनों बिंदु के बीच की, वह कहलाती है हमारा विस्थापन। तो आगे हम बात करते हैं चाल के विषय में। तो किसी वस्तु के दूरी की दर को चाल कहते हैं, यानी कि चाल एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें औसत चाल निकालनी हो तो हम वहाँ पर कुल दूरी बटे कुल समय करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेग के विषय में, यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगर हमें औसत वेग निकालना हो तो वहाँ पर हम कुल विस्थापन बटे समय करते हैं। फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु का वेग एक समान दर से बदल रहा है तो वहाँ पर जो औसत वेग होता है वह प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, यानी कि U प्लस B/2 होगा। अब हम बात करते हैं संवेग के विषय में, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। यानी संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान, और जो इसका SI मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समान एवं असमान गति के विषय में। तो एक समान गति, जब कोई वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी कि समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। उदाहरण के लिए एक कार 1 किलोमीटर की प्रथम दूरी 10 मिनट में तय करती है और पुनः दूसरे 10 मिनट में भी वह 1 किलोमीटर की ही दूरी तय करती है, तो वह एक समान गति में होगी। दूसरा आता है असमान गति। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती तो वो असमान गति कहलाती है। जैसे एक कार 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है और दूसरे 10 मिनट में वह 700 मीटर की दूरी तय करती है, तो वह असमान गति में होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं त्वरण के विषय में, यानी कि इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। यानी कि त्वरण को हम A से प्रदर्शित करते हैं और जो इसका मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
होता है। फ्रेंड्स, त्वरण दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक त्वरण और फ्रेंड्स दूसरा होता है हमारा ऋणात्मक त्वरण। तो सबसे पहले हम धनात्मक त्वरण के विषय में जानेंगे। तो देखते हैं धनात्मक त्वरण, यानी कि जो धनात्मक त्वरण होता है कि जब किसी वस्तु का वेग वस्तु की गति की दिशा में समय के साथ बढ़ रहा होता है तो हम इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यानी कि इसमें त्वरण की वही दिशा होती है जो दिशा वस्तु की गति की होती है। अगर मुख्य बिंदु की बात की जाए तो त्वरण धनात्मक होता है जब वेग उसी दिशा में समय के साथ बढ़ता है और जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऋणात्मक त्वरण के विषय में, यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की विपरीत दिशा में कम हो रहा होता है तो हम इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। यानी कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। मुख्य बिंदु कि त्वरण ऋणात्मक होता है जब वेग समय के साथ कम हो रहा हो, जब वस्तु विरामावस्था की ओर जा रही हो और जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो जाता है तो ऋणात्मक त्वरण होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समय दूरी ग्राफ के लिए, यानी कि एक समान चाल के लिए समय दूरी ग्राफ। यानी कि समय दूरी ग्राफ दर्शाता है कि किसी वस्तु ने किसी समय में कितनी दूर की यात्रा की है। यानी कि दूरी समय ग्राफ का ढाल किसी वस्तु की गति को दर्शाता है। यह एक सरल रेखा ग्राफ होता है जो हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इसमें y अक्ष पर हम दूरी और x अक्ष पर हम समय लेते हैं, यानी कि इसमें हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, समय दूरी ग्राफ अब हम असमान चाल के लिए अगर ड्रॉ करें तो उसमें हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है। यानी कि समान चाल के लिए सरल रेखा और असमान चाल के लिए हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो में भी, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपके लिए जो गति के तीनों समीकरण हैं उनका ग्राफ द्वारा निरूपण और उनका सामान्य रूप से निरूपण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गति के समीकरण के साथ।